हम लोग देखेंगे यहाँ कि वित्तीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का महत्व हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय के निर्माण में इसका महत्व प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है ना? तो इसका प्रमुख कारण में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला कारण है कि किसी बुनियादी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने जा रही है। भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है, तो यहाँ पर सुविधाएं भी जरूरी, आवश्यकताएं भी ज़्यादा जरूरत है। जिससे करते भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की आवश्यकता के कारण से इस्तेमाल बढ़ रहा है। जैसे कि भारत में अनेक जैसे अस्पताल हो गया, शैक्षणिक संस्थाएं, संचार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, नगर सुरक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता बढ़ रही है क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो दिन प्रतिदिन इसकी आवश्यकता ही बढ़ रही है। और इन सभी चीज़ों को पूर्ति करने की सबसे अधिक जिम्मेदारी सरकार पर होती है। तो सरकार इसके लिए नए नए स्कीम निकालती है, नए पद्धति निकालती है, रोजगार के नए सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिसके चलते प्राथमिक क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि कृषि उद्योगों का विकास हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में औद्योगिकरण हो रहा है। कृषि में कृषि उपकरणों का ज़्यादा प्रयोग होने से उत्पादन बढ़ रहा है। उद्योगों में भी उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों कृषि में भी वृद्धि हो रहा है, उद्योग में भी वृद्धि हो रहा है, तो उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा तो फिर परिवहन, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में के लिए परिवहन गाड़ियों की संख्या जरूरत पड़ेगा, विकास होगा, तो गाड़ी चलाने वाले लोगों की संख्या की तरह गाड़ी बनाने वालों की संख्या बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा क्योंकि सामान उत्पादन होगा तो बेचने के लिए। अभी देखते हैं कि व्यापार बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ गया जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया है। तो पहले हम लोग डिलीवरी बॉय नहीं डालते थे कि डिलीवरी बॉय की भी जरूरत होगी, तो आज एक नया जॉब क्रिएट हो गया है कि हमारे घर तक सामान पहुंचाने के लिए लोग आए थे, तो उसमें भी रोजगार बढ़ा। भंडारण, हमारे जो अधिक उत्पादन होगा तो सामान को रखने के लिए उसको गोदाम से वहाँ पर काम करने वाले लोगों को चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे नए नए सेवाओं का विस्तार हो रहा है, नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और सारे सेवा क्षेत्र से है ना। इसका हवाई करोगे ध्यान दीजिए। इसका अगला कारण है लोगों की आय बढ़ रही है। कृषि में सुधार हो रहा है, उद्योगों में सुधार हो रहा है, तो लोग कृषि और उद्योग पर आते थे तो काम करते, तो लोगों की संख्या को देखिए कि विगत वर्षों में भारत में बहुआयु निर्भरता में कमी आई है ना। तो बहुआयु निर्भरता में कमी आई तो लोगों की आय बढ़ा, तो लोगों की जब पैसा बढ़ेगा तो कहाँ खर्च करेगा? अपना विकास पर खर्च करेगा और विकास के लिए नए नए वस्तुओं पर मांग करेगा। तो देखो क्या होगा, जब लोगों की आय बढ़ती है तो काम में आता है कि आज खाना ना खा पाता है, होटल में खाना खाते हैं, तो होटलों की संख्या खुल रही है। आज पहले हम लोग 5 स्टार होटल लोकल में नहीं जाते थे, आज 5 स्टार लोकल में खुल रहे हैं, छोटे छोटे बुटीक खुल रहे हैं, है ना, छोटे छोटे दुकान खुल रहे हैं, है ना। स्ट्रीट में सामान बेचने वाले बहुत सारे ठेला वाले बढ़ रहे हैं, है ना। पर्यटन, पैसा बढ़ेगा तो लोग घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं, तो घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी लोगों को सेवा देने के आते हैं, तो वहाँ भी होटल रहेगा। जैसे लोग आते हैं घर आते हैं, चले गए मालदीव चले गए, है ना, कुल्लू मनाली चले गए, शिमला चले गए, है ना, कर्नाटक बेंगलोर चले गए। जब लोकल हम लोग आप लोग जाते हैं, हम लोग तो पर्यटन के क्षेत्र लगा, इसे ध्यान दो, इसे आगे करोगे तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि नए नए जॉब क्रिएट होता है, नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं, और ये सारे के सारे सेवा क्षेत्र होते हैं। शॉपिंग, अभी देखिए बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। हम लोग पहले त्योहारों में सामान खरीदते थे, कपड़ा खरीदते, आज जब मन दिए सब खरीदते, पैसा आ गया तो लोग कहाँ जाते हैं, मॉल खुल रहे हैं, बड़े बड़े दुकानें कपड़ा का खुल रहे हैं। आज एक मार्केट का कपड़ा काफ़ी हज़ार का मार्केट हो गया, तो कपड़े की दुकान में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, कपड़े बनाने वालों की संख्या बढ़ गई, रोजगार का अवसर भी ज़्यादा हो गया, है ना। निजी अस्पताल, पहला पैसा ज़्यादा आएगा तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में
इलाज करवाएंगे, प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ा देंगे, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय ज़्यादा खुल रहे हैं, ज़्यादा पैसा का ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण व्यवसाय। पहले किताब में हम लोग क्या करते थे कि तकनीकी ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया, अब तकनीकी ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ट्रेनिंग में ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। ये सभी चीज़ों पर डिमांड बढ़ रहा है तो कृषि क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है ना। और हाल के दशकों में देख रहे हैं कि मोबाइल के ज़माना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, AI के ज़माने में आ गए है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय हम लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में आ गया, जिससे संचार और प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। आने वाले समय में और भी ज़्यादा रोजगार का अवसर बढ़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा बढ़ेगा, कंप्यूटर बनाने वाला चाहिए है ना, गाड़ी ज़्यादा रहेगा, गाड़ी बनाने वाले, छोटे छोटे नए नए रोजगार के अवसर का बढ़ रहा है। जिसके कारण से तृतीय क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। प्रत्येक खाते तो कृषि में जो लोग लगे थे वो हट करके कहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, तृतीय क्षेत्रों में। इसी कारण से उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। कि देश में सबसे अधिक कहाँ नियोजित है, सबसे ज़्यादा कहाँ काम कर रहे हैं, तो अभी भी देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र का महत्व तो बढ़ रहा है, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक लोग कृषि क्षेत्रों में नियोजित है, कृषि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। काम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में और इसका GDP में इसका महत्व अभी भी बहुत कम है, मतलब कि इसका उत्पादन क्षमता कृषि का कम है। इस चीज़ को ध्यान देना। और इसी कारण से बहुत सारे बेरोजगारी उत्पन्न होते हैं, जिसमें कृषि में क्षेत्रों में पाया जाता है अल्प बेरोजगारी। तो अल्प बेरोजगारी में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। अधिक, जहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, घर का 8 लोग हैं तो 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 लोगों को जो है हटा भी दिया जाए तो हमारे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन पहले खेत में जितना होता था उतना ही होगा, तो 4 लोगों को दूसरा जगह लगा जा सकता है, लेकिन 4 लोग उसमें घुसे हुए, तो 4 लोगों के पास पूरा काम नहीं है, आधा काम है, जिसको लोग अर्ध बेरोजगारी भी कहेंगे, है ना। दूसरा चीज ये देखेंगे कि छिपी हुई बेरोजगारी, तो छिपी हुई बेरोजगारी में देखेंगे कि जहाँ 4 लोग काम करने का वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि उसको डायरेक्टली तो लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में अप्रत्यक्ष रूप से कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसका उत्पादन में उसका कोई महत्व नहीं है। तो उसको काम से हटा भी दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको लोग छिपी हुई बेरोजगारी में 4 आदमी और छूट गया, 8 आदमी लगे हुए, तो 8 में से 4 आदमी छिपा हुआ है ना, उसको काम नहीं मिला हुआ, सिर्फ छिपा हुआ। दूसरी चीज की कुछ आदमी के पास काम नहीं रहता, मतलब कि पूरा खुली बेरोजगारी है, मतलब कोई काम ही नहीं है, लेकिन इसमें लोगों के पास काम है, लेकिन थोड़ा सा काम है, छिपा हुआ है, तो छिपा हुआ वो दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देता है, मतलब थोड़ा मोड़ा काम कर रहे हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। तो उसके पास क्या कि बेरोजगारी, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे, उससे ये लोग थोड़ा अलग है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परछन बेरोजगारी कहते हैं। तो याद रखना, अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी लगभग सभी एक ही है और ये कृषि से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे कि अतिरिक्त रोजगार कैसे सृजित होगा। हमारे भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सबसे अधिक बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाता है, अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी के रूप में। तो सबसे अधिक रोजगार का सृजन की संभावना भी कृषि क्षेत्र में, जैसे यहाँ भारत में एक छोटा किसान है लक्ष्मी, वो अपने खेत में काम करती है, वर्षा के मौसम में केवल खेती होता है, बाकी साल भर वो काम नहीं होता है, वो बेरोजगार बैठी रहती है। तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, उसको अनुदान के माध्यम से उसको पानी की सुविधा के लिए ट्यूबवेल, बोरवेल दे सकती है, किसी कृषि उपकरण देगी, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध के साथ साथ खाद, उन्नत बीज की व्यवस्था होगा, तो क्या होगा, अतिरिक्त अनाज उत्पादन होगा। अतिरिक्त अनाज उत्पादन होगा तो फिर बेचने के लिए बाजार जाएगी, बाजार में रोजगार उपलब्ध होगा, ज़्यादा सामान अनाज उत्पादन होगा, भंडारण के लिए जमा करने के लिए भंडारण की जरूरत होगी, वहाँ रोजगार मिलेगा। आय को पैसा जो बचत करेगी, नए उद्योगों में नए रोजगार के लिए पैसा लगाएगी, तो इस प्रकार नए नए रोजगार का सृजन हो सकता है।
देखो एक अनुमान के अनुसार बता रहा है कि भारत में लगभग 60% जो जनसंख्या है 5 साल से लेके 29 साल के आयु वर्ग के लोगों की संख्या है, जो सबसे अधिक है। कि ये उम्र होता है अधिकांशतः स्कूल जाने का, लगभग इसमें से 51% जनसंख्या जो है जो 5 साल से 29 साल के बीच के है, उसमें से 51% ऐसे लोग हैं जो विद्यालय जाते हैं। बाकी लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, या तो घर में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखो तो उसके लिए सरकार योजना बना सकती है। यदि सरकार ध्यान दे, सही चीज़ों पर ध्यान दे, तो रोजगार सबको मिल सकती है। अभी भारत में सबसे ज़्यादा हल्ला हंगामा होता है रोजगार के लिए, प्रतिदिन आंदोलन होता है, कोई पेपर लीक हो गया तो कहीं रोजगार के लिए हल्ला हो रहा है, पता है, हमेशा हो रहा है। तो योजना आयोग जो भारत के लिए योजना बनाती है 5 साल के लिए, है ना। तो योजना आयोग का वर्तमान में इसका नाम हो गया है नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। इसके अनुसार बताया जा रहा है कि केवल शिक्षा के क्षेत्रों में 20 लाख नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। और ये शिक्षा के क्षेत्र का बता रहा है। योजना आयोग के अनुसार एक और रिपोर्ट है पर्यटन। अभी पर्यटन का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, लोग घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर होटल के रहने के लिए, खाना के लिए, हर चीज़ के वहाँ देखने के लिए, वहाँ सजावट के लिए, तो जहाँ भी टूरिस्ट की जाते हैं, दर्शक देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्या हो सकता है, रोजगार सृजित किया जा सकता है। तो बता रहा है कि योजना आयोग के अनुसार प्रति वर्ष 35 लाख नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। इसके लिए योजना आयोग को नियमबद्ध, सरकार को नियमबद्ध और सही तरीके से काम करना पड़ेगा। भारत सरकार ने रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में दिलाने के लिए, रोजगार की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी योजना, रोजगार योजना चलाई है। उसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये काम का अधिकार है, जिसको शुरू में सरकार ने 625 जिलों में लागू किया गया। अभी पूरा भारत में लगभग 642 से अधिक जिला, 650 लगभग जिला पहुंच गया होगा अनुमानता, हमको उतना क्लियर नहीं, लेकिन लगभग 642 ज़्यादा, लेकिन 625 जिला में उसमें शुरू किया गया था काम का अधिकार। मतलब हमको काम का अधिकार है, जैसे शिक्षा अधिकार है, हम भी काम करने का अधिकार सरकार ने दिया। हमारा काम का अधिकार को छीन नहीं सकता। और वो अधिकार कौन देता है, नरेगा, जिसको इसमें क्या है कि 2005 में लागू किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनरेगा कर दिया गया। और यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसमें शुरू में 625 जिलों में लागू किया गया था। इसके माध्यम से जो भी आदमी काम करना चाहता है, जो गाँव के लोग हैं, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से काम करना चाहते हैं, तो उसको सरकार है तो 100 दिनों को रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। आखिर सरकार आपको 100 दिन काम देगी, और यदि सरकार काम देने में सफल या विफल हो जाती है, वो काम मजदूर को उपलब्ध नहीं कराती जॉब कार्ड के माध्यम से मिलने के बाद, तो सरकार को उसको बेरोजगारी भत्ता, बैठे पैसा, घर बैठे उसको पैसा देना पड़ेगा। अब इसमें सरकार क्या किया है, 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें महिला भी 100 लोगों का काम है, इसमें 33 लोगों महिलाएं रहे। और इसमें क्या किया कि अब भारत सरकार ने केंद्र सरकार ने इसका 2026 में इसको नाम बदल दिया और इसको कर दिया VBG राम जी, विकसित भारत जी राम जी कर दिया। और इसमें क्या कर दिया, रोजगार का जो दिन 100 है उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। सरकार इसके तहत 125 दिन की रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार सरकार योजनाएं चला रही ताकि गरीबी दूर हो, रोजगार मिलेगा तो लोगों की गरीबी दूर होगी, है ना।